अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। बेटा इस लॉ को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से होता है। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ ना होता तो फिर बेटा मोमेंटम भी कंजर्व्ड नहीं हो सकता था। पॉइंट नंबर 2, इट्स फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा ऐसा तब हो सकता है जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तो फिर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, ओनली द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ये जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, ये टोटल मोमेंटम होता है जो कंजर्व्ड होता है। अलग अलग पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है, पर उन सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मोमेंटम होता है वो होता है जो कंजर्व्ड होता है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, इट्स वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलियन। कोलियन का मतलब होता है टक्कर। तो किसी भी किस्म का कोलियन हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्ट इन इलास्टिक हो, इन सारे टाइप्स ऑफ कोलियन में ये जो लॉ है ये वैलिड होता है। ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम आगे लेक्चर के साथ साथ समझेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इन पॉइंट्स के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक हो गया। चलो बेटा अब हम आगे बात करते हैं। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ तो अच्छे तरीके से समझा था, जिसमें हमने लिखा था कि फोर्स जो है वो एम ए के बराबर होता है। यानी किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उस बॉडी की मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फोर्स लगेगा तब ही एक्सीलरेशन पैदा होती है, और ये जो एक्सीलरेशन होती है ये फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक्सीलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर एक्सीलरेशन की ये वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ये भी पता है कि मास इंटू वेलोसिटी वो मोमेंटम होता है, पर क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी बन जाएगा बेटा चेंज इन मोमेंटम, और नीचे यही चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो गया बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फोर्स जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्योंकि जोर के बराबर होता है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जो जोर लगता है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों का यूनिट न्यूटन होता है। अगर ये टाइम इस तरफ आ जाए तो ये बन जाएगा बेटा फोर्स इनटू टाइम। अब फिजिक्स में फोर्स और टाइम का ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ऐसे भी बोलते हैं अ फोर्स एक्ट्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है। तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं, और इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। आप किसी भी बॉडी को जितना इम्पल्स दोगे उसके मोमेंटम में उतनी चेंज आएगी। ठीक है। तो अब इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि ये टाइम भी है, और चेंज इन मोमेंटम का भी न्यूटन इंटू सेकेंड होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। अब यहाँ पर अपने दिमाग में एक बात रख लो, क्या कि अगर आप जोर नहीं लगाओगे तो तेजी ने पैदा नहीं होना, या अगर आप जोर नहीं लगाओगे तो फिर मोमेंटम ने भी चेंज नहीं होना। ठीक है। आप जितना इम्पल्स दोगे उतना मोमेंटम चेंज होता है, पर इम्पल्स जो है वो फोर्स के बगैर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर आप फोर्स ज़ीरो कर दोगे तो फिर बेटा टाइम कितना भी हो इम्पल्स नहीं मिलेगा, और जब इम्पल्स नहीं मिलेगा तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बेटा ये देखो, हमारे पास ये दो बाल हैं या पार्टिकल्स हैं, एक M1 है और एक M2 है। ठीक है। बिफोर कोलियन यानी टक्कर से पहले इसकी जो विलासिटी है ये U1 है, और इसकी जो विलासिटी है ये U2 है।
सपोज करो इन दोनों ने आपस में कोलिजन किया यानी टक्कर मारी। तो टक्कर मारने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है यानी m1 येलो वाले बाल की, ये v1 हो गई, और ये जो ब्लू वाला बड़ा बाल है m2, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अब हुआ क्या कि बेटा शुरू में इसका भी कुछ मोमेंटम था और इसका भी कुछ मोमेंटम था। हमने इन दोनों का टोटल मोमेंटम जोड़ करके रख लिया। ठीक है, अब जब इन दोनों ने आपस में कोलिजन किया तो देखो ये जो कोलिजन होता है ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। इस कोलिजन में एक बाल दूसरे बाल पर एक्शन करता है तो दूसरा जो है वो पहले पर रिएक्शन भी करता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर जोर लगाते हैं। बराबर बराबर तो जोर लगाते हैं पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जोर लगाते हैं। तो सपोज करो येलो वाले ने ब्लू वाले पर आगे को यानी राइट को जोर लगाया, तो फिर ब्लू वाले ने उतना ही जोर येलो वाले पर इधर को लगाया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इन दोनों पर बराबर बराबर जोर बराबर बराबर टाइम के लिए लगा पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो जोर ने इस बाल को इधर को इंपल्स दिया और उतना ही इंपल्स फिर इसको भी मिला, तो इसका मोमेंटम इधर को चेंज हो गया, तो उतना ही ब्लू बाल का मोमेंटम राइट की तरफ चेंज हो गया। यानी दोनों का मोमेंटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ है, क्योंकि दोनों को इंपल्स अपोजिट डायरेक्शन में मिला है, क्योंकि दोनों पर जोर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा है और बराबर बराबर लगा है। इसलिए टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना इसका चेंज हुआ उतना ही इसका अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो गया, तो टोटल चेंज नहीं होगा। अलग अलग चेंज में भी हो पर टोटल चेंज कभी भी नहीं होगा। तो इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली सोचें तो बेटा ये देखो, इसका शुरू में मोमेंटम है m1u1 और इसका है m2u2। तो शुरू में टोटल मोमेंटम क्या हो गया, m1u1 प्लस m2u2। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और कोलिजन के बाद इसका हो गया बेटा m1v1 और इसका हो गया m2v2। v2 क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब v1 और v2 है, तो बाद वाले मोमेंटम में v1 और v2 वेलोसिटीज हैं। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये है और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है, और ये दोनों हमने आपस में बराबर कर दिए। अब इसी बात को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि टोटल मोमेंटम जितना पहले होता है टोटल मोमेंटम उतना ही बाद में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये कोलिजन करते हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे पर जोर लगाते हैं तो इक्वल और अपोजिट जोर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का बराबर बराबर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करते हैं, और इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है, जितना पहले उतना ही बाद में। अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी ये आपस में भले जोर लगाएं पर इन पर बाहर से कोई भी जोर ना लगे। अगर बाहर से जोर लगेगा तो फिर जो है वो मोमेंटम जो है टोटल चेंज हो जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, वो आपस में भली एक दूसरे पर जोर लगाते रहें, पर क्योंकि वो जो आपस में जोर लगाएंगे वो एक्शन और रिएक्शन वाले होंगे, तो बराबर बराबर इम्पल्स दोनों को मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल इम्पल्स जो है वो नहीं मिलेगा, ना ही टोटल मोमेंटम चेंज होगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली इस तरीके से लिख लेना है। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम भी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास दो बाल हैं या दो पार्टिकल हैं, एक 5 किलो का जो बेटा राइट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, और दूसरा जो है 6 किलो का और ये बेटा लेफ्ट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है। सपोज करो इन दोनों ने आपस में कोलिजन किया। अब कोलिजन के बाद ये जो 5 वाला था इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ है, तो बताओ ये जो 6 वाला है इसकी स्पीड कितनी होगी और किस तरफ को होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाया कि पता नहीं स्पीड इधर को होगी या इधर को होगी, कितनी होगी ये भी बताओ, मोमेंटम कितना होगा। तो ये सारे सवाल आ सकते हैं। तो बेटा आपको ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि कोलिजन कैसा भी हो, सारे कोलिजन्स में
मोमेंटम ने कंजर्व्ड रहना होता है अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये आपस में भली एक दूसरे पर टक्कर लगाएं, बाहर से तो इन पर कोई टक्कर नहीं लग रही या कोई जोर नहीं लग रहा, तो हम इस पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म ये है। अब इसमें आप देखो कि ये जो पहला पार्टिकल है इसका मोमेंटम बेटा कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, और बेटा राइट की तरफ है तो आपने इसको प्लस मान लिया। अब ये जो दूसरा पार्टिकल है बिफोर कोलियन, इसका बेटा मोमेंटम कितना हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, पर ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा -24। अब ये है बिफोर यानी टक्कर से पहले। बाद में क्या हुआ, ये वाला जो पार्टिकल है ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ राइट की तरफ चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और +10। पर बेटा ये जो दूसरे वाला पार्टिकल है इसका कुछ पता नहीं, तो इसका जो मोमेंटम है सपोज करो हम उसको p लिख देते हैं, तो इसका मोमेंटम हमने मालूम करना है। अब आपको पता है कि +15 -24, तो इस तरफ कितना बचेगा बेटा, -9। तो शुरू में दोनों पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम -9 था, तो बाद में भी -9 होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये जो मतलब 10 है प्लस का, इस तरफ आएगा तो ये -10 हो जाएगा, तो -9 और -10 कितना हो गया बेटा, -19। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो 6 वाला है कोलियन के बाद इसका जो मोमेंटम है ये -19 होगा। अब -19 इसका मोमेंटम होगा, वेलोसिटी नहीं, ठीक है। ये जो एरो वाले हैं ये वेलोसिटी शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 19 नहीं लिखेंगे, ये इसका टोटल मोमेंटम होगा। माइनस का मतलब है कि इस पार्टिकल का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये इस तरफ को चल रहा होगा, इस तरफ को, ठीक है। अब ये तो हो गया मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और ये है बेटा -19 न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम का यूनिट ये है। अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ लेता तो देखो मास इंटू वेलोसिटी -19 है तो वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, और सॉरी मास जो है वो नीचे आ जाएगा तो आप वेलोसिटी मालूम कर लोगे। और इस पार्टिकल का मास है 6, तो बेटा जो वेलोसिटी है वो -19 अपान मास यानी 6 के बराबर हो जाएगी। 19 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो -3.166, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे मोमेंटम पूछता तो आप बोलते -19, और माइनस का मतलब है लेफ्ट की तरफ। और अगर बेटा वेलोसिटी पूछता तो आप बोलते 3.166, और माइनस का मतलब है कि ओ इस तरफ को यानी लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रॉब्लम करने हैं। अच्छा, अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अक्सर आपको इस किस्म का क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी बुलेट को गन में से फायर करते हैं तो बुलेट आगे को जाती है और गन को जो झटका है वो पीछे को लगता है। ये जो झटका है इसको हम रिकॉइल ऑफ द गन भी बोलते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम कैसे होंगे, मिसाल के तौर पर बेटा आपके पास एक बुलेट है 100 ग्राम की, ये ग्राम में है, ठीक है, और एक बंदूक है 10 किलो की, ठीक है, बिफोर फायर, कोलियन या फायर, ठीक है ना। तो जब गोली नहीं चली तो 100 ग्राम की बुलेट है और 10 केजी की बेटा आपकी वो है गन है। जैसे ही आपने फायर किया तो 100 ग्राम वाली जो बुलेट है वो लेट सपोज 50 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे जाती है। तो बताओ जो गन है उसकी स्पीड या उसकी रिकॉइल वाली वेलोसिटी किस तरफ को होगी और कितनी होगी। तो बेटा इस पर भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर इसका जवाब निकालना है। अब इसमें आपको ये तो पता है कि शुरू में ये गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में थी, तो टोटल मोमेंटम शुरू में तो ज़ीरो था। ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई करोगे तो शुरू में भी मतलब u1 सपोज कर लो ये, और u2 सपोज कर लो ये, तो इवन दो इनके मासेस हैं लेकिन इनकी वेलोसिटीज़ नहीं है, तो शुरू में गन और बुलेट दोनों का मोमेंटम ज़ीरो था। तो आप क्या करोगे बेटा, ये देखो 0 + 0 यानी इन दोनों का टोटल मोमेंटम ज़ीरो था, तो बाद में भी टोटल ज़ीरो होना चाहिए, यानी शुरू में जितना है बाद में भी उतना होगा, तभी तो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो बाद में बेटा देखो इसका जो मास है इसको ग्राम्स में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 ग्राम जो होते हैं उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 किलो,
और बेटा इसकी स्पीड कितनी है 50, और क्योंकि आगे की तरफ है इसलिए हमने प्लस ले लिया। अब इसके मोमेंटम का पता नहीं है, तो लेट सपोज करो हमने इसका मोमेंटम लिख दिया p। ये जो प्लस है ये सेम फार्मूले वाला, ठीक है। इस तरफ 0 + 0 होकर 0 ही होगा। अच्छा, ये जो 5 न्यूटन इंटू सेकेंड है ये अब क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस है तो p जो है वो बराबर हो जाएगा -5 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्योंकि ये जो आपका बुलेट है ये आगे की तरफ गया है 5 न्यूटन इंटू सेकेंड, तो जाहिर सी बात है गन जो है वो 5 न्यूटन इंटू सेकेंड के साथ जो है वो पीछे की तरफ उसका मोमेंटम होगा। तो अब गन का मोमेंटम तो मिल गया, माइनस का मतलब है पीछे को, बैकवर्ड को, और 5 न्यूटन इंटू सेकेंड। अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये बराबर कर देंगे हम -5 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए हम मास को इधर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा -5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बेटा गन के रिकॉइल मोमेंटम की बात करें तो आप बोलोगे 5 न्यूटन इंटू सेकेंड बैकवर्ड, और अगर आपको बेटा वेलोसिटी की बात करें तो फिर वो क्या होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक बात जो और समझने की है कि इस किस्म के कोलियन में मोमेंटम में बराबर बराबर चेंज आती है। ये देखो इसका 5 न्यूटन इंटू सेकेंड आगे है तो इसका 5 न्यूटन इंटू सेकेंड पीछे है, पर वेलोसिटी सेम नहीं होती। ये देखो गोली जो है ये 50 के साथ आगे गई है, लेकिन ये जो गन है ये 0.5 मीटर पर सेकेंड के साथ पीछे को आई है, ठीक है। तो दोनों में से जो बड़ी होगी उसकी स्पीड कम होगी, जो छोटी होगी जैसे गोली है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, पर मोमेंटम बराबर बराबर होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा इस लेक्चर में से हमने क्या सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से होता है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है, और इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, और ये हर किसी किस्म के कोलियन पर एप्लीकेबल होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से इसलिए बोल रहे हैं कि जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से दोनों को बराबर बराबर इम्पल्स मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का जो मोमेंटम है वो भी बराबर बराबर चेंज होता है, पर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है तो टोटल मोमेंटम चेंज होता ही नहीं। लेकिन सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड, आपस में जोर भली लगाएं, बाहर से जोर ना लगे। ठीक हो गया बेटा, थैंक यू।